हाय एवरीवन, दिस इज भूमिका ठक्कर। आज अपने पढ़ेंगे ई वे बिल और अपना जो जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है, अपना फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है सीए इंटर जीएसटी, उसको अपने कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ई वे बिल होता क्या है। तो ई वे बिल ये इस तरीके का आपको फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है, जब वो बन जाता है तो इसमें अपना पार्ट ए होता है, रिलेवेंट होता है, इसमें अपने डालते हैं स्टॉक का डिटेल्स कि जो गुड्स का मूवमेंट होने वाला है। जैसे कि ए का क्वांटिटी इतना है, 10,000 क्वांटिटी उसका मूवमेंट होगा, उसका ये रेट है, तो उसके हिसाब से वो वैल्यू अपने को निकल जाएगा। फिर बी का भी, ये बी वाला स्टॉक है, इसका क्वांटिटी इतना है, इसका रेट इतना है, तो उसके हिसाब से वैल्यू क्रिएट होगा। और बी में अपने बेसिकली डालते हैं ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स, जो जहाँ से जाने वाला है। अगर वो मान लो रेलवे से जाने वाला है तो रेलवे के रिगार्डिंग जो अपने पास है कि कौन सा रेलवे नंबर एंड ऑल। अगर ट्रांसपोर्टर रोड वाला है तो उस केस में व्हीकल नंबर जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली पहले पार्ट ए अपने कवर करते हैं, फिर पार्ट बी अपने कवर करते हैं। वंस पार्ट बी वाला ऑप्शन अपने को कंफर्म हो जाए कि यही वाली व्हीकल अपने ट्रांसपोर्ट में जाने वाली, तो वो अपने फर्दर समझेंगे और डिटेल्ड में। अभी आप ऐसा समझ लो कि ई वे बिल का जो फॉर्मेट है वो आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। और वहाँ पे ये जो स्टॉक डिटेल वाला क्वांटिटी है ना, इसी से अपने इसको जीएसटी के हिसाब से अपने इसको देखते हैं कि ये एक्चुअल में यही चीज़ जीएसटी में फिर फाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ई वे बिल बनता कब है? जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है, और मूवमेंट ऑफ गुड्स का एक वैल्यू स्पेसिफिक है। वो वैल्यू अगर एक्सीड करेगा तब जाके मूवमेंट ऑफ गुड्स में अपने ई वे बिल बनाएंगे। या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ई वे बिल रिक्वायर्ड ही नहीं है, कितना भी वैल्यू हो, कितना भी चीज़ हो, अपने को ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। या फिर अपने पढ़ेंगे कि जैसे कि शेड्यूल 3 में वो कवर है कि सप्लाई कोई कवर नहीं करता और जीएसटी से बाहर है, तो ऐसा सच कैटेगरीज में अपने को ई वे बिल चाहिए ही नहीं, भले वो स्पेसिफिक जो अपने को लिमिट दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, उससे एक्सीड कर रहा है। फिर अपने ये भी पढ़ेंगे कि कुछ केसेस में ई वे बिल रिक्वायर्ड है इवन इफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग दैट पर्टिकुलर लिमिट, ठीक है। तो गुड्स का जहाँ पे भी मूवमेंट इन्वॉल्व है, सप्लाई सर्विसेज का नहीं, जहाँ पे भी गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे अपने को ई वे बिल चाहिए। यानी कि जो गुड्स का सप्लायर है वही ई वे बिल उसी को चाहिए। फिर वो जो वैल्यू अपने स्पेसिफिक बोल रहा है वो क्या है कि उसका कंसाइनमेंट वैल्यू बोल रहा है कि 50,000 एक्सीड होना चाहिए। ये 50,000 कैलकुलेट कैसे होगा? ये 50,000 में अपने वो जो अंडर सेक्शन अपना जो अंडर चैप्टर 15 के हिसाब से जो अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़े थे वो वैल्यू अपने निकालेंगे। उसके ऊपर जितने भी जीएसटी जोड़े थे, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, जितने भी जीएसटी थे सब उसमें ऐड करेंगे। लेकिन अगर उस बिल में अपने को दिख रहा है कि एग्जाम सप्लाई भी हो रहा है, एग्जाम सप्लाई वाला जो गुड्स है वो भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजा जा रहा है, तो वो अपने वहाँ पे एग्जेम्प्ट वाले को हटा देंगे और तब जाके देखेंगे कि ये 50,000 एक्सीड कर रहा है कि नहीं। अगर अब एक्सीड करेगा तब तो ई वे बिल रिक्वायर्ड है, अगर एक्सीड नहीं किया तब ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी चीज़ को अपने देखेंगे यहाँ पे। तो ई वे बिल का इंट्रोडक्शन आया क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये चेक पोस्ट होते हैं, ठीक है। ये चेक पोस्ट में जब अपने माल लोड करके जाते हैं तो आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि जब ऐसा कोई चेक पोस्ट में क्रॉस करता है, या मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो उसका एक चेक पोस्ट है बीच में, तो वो जब क्रॉस करेगा ना तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी बैठा रहता है या डिपार्टमेंट के लोग बैठे रहते हैं। ये यहाँ पे जो सामान भर के आप जा रहे हो वो कौन सा सामान भर के जा रहे हो, कोई इलीगल सामान नहीं होना चाहिए, है ना, टेररिस्ट वाला सामान नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में देखने के लिए ही ये ई वे बिल का इंट्रोडक्शन आया कि ये सप्लाई हो किस चीज़ का रहा है। अगर आपके पास ई वे बिल है, आप दिखाओगे प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा कि हाँ ठीक है, अगर ठीक है तो आपको कोई पेनल्टीज़ नहीं देनी है, कोई चीज़ें पे नहीं करनी, और इससे मूवमेंट भी आसान हो जाएगा आपका। इसमें आप आगे जाके ये भी पढ़ोगे कि अगर एक स्टेट अगर आपका येस कर देता है, पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है वहाँ पे, और अगर अपना एक स्टेट येस कर देता है, आप मल्टीपल स्टेट से गुजर रहे हो, तो बाकी स्टेट्स में फिर आपको रोका नहीं जाएगा।
वहाँ पे वो ई वे बिल का वहाँ पे वो ग्रीन टिक लग जाएगा सबको, सारे स्टेट्स के पुलिस ऑफिसर्स को। वो एक डिवाइस होता है जिससे कि वो लोग वेरीफाई करते हैं कि ये व्हीकल नंबर से ट्रेस हो जाता है कि इसका ई वे बिल क्या है। फिर उसे पूछा जाएगा गाड़ी वाले को, ये आपके पास सामान का क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो उसके पास वो बाकायदा ई वे बिल होगा। ठीक है, या तो वो फिजिकल फॉर्मेट में रखेगा अपने पास, या तो सिर्फ ई वे बिल का उसको मैसेज आया होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, वो उस पुलिस ऑफिसर को जाके दिखा देगा, या जो भी डिपार्टमेंट का बंदा खड़ा है उसको दिखा देगा। तो उससे भी वो लोग वेरीफाई कर लेंगे, उसमें ऑलरेडी सारा डिटेल्स अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो वो पोर्टल बेस्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वे ही होता है इसको फाइल करने का। तो इसमें कुछ कुछ रिलेवेंट डिफिनेशंस अपने सब कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पे जो अपना सेक्शन कवर करता है दैट इज सेक्शन 68 ऑफ द CGST एक्ट। ठीक है, वही सब लिखा है कि यहाँ पे क्विक मूवमेंट्स होता है ई वे बिल के आने से। तो ई वे बिल क्या है, तो एक वे बिल अगर आपने देखे तो एक रिसीट है, कोई डॉक्यूमेंट है जो गुड्स को कैरी करके चल रहा है। ठीक है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो डिटेल्स रहता है कि वो कौन सा गुड्स को ले जा रहा है, कहाँ से ले जा रहा है, कहाँ पे दे रहा है, वो सारा डिटेल्स अपने ई वे बिल में देखेंगे। फिर ई वे बिल में क्या है कि अपने अपलोड करते हैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट करने से पहले ही, मूवमेंट स्टार्ट हुआ उससे पहले ही अपने को ई वे बिल को जनरेट करना है। इसका बेनिफिट क्या है कि भाई जो वही बोल रहे थे अपने कि फिजिकल जो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता था वो एलिमिनेट हो रहा है, पोर्टल के द्वारा ही सब चीज़ दिख रहा है कि भाई ये डाटा है, ये डिटेल्स है, ये वाले इतने स्टॉक्स ले जा रहे हैं अपने, वही चीज़ें मेरी पीछे बंधी हुई है। ठीक है, और जनरली क्या है कि इससे एक भरोसा रहता है सामने वाले को भी कि क्योंकि ये तो GST में अपने शो करेंगे तो सामने वाला गलत क्यों जमा करेगा। ठीक है, उसके बाद अपना मूवमेंट फास्टर हो जाता है क्योंकि एक बार अगर किसी एक स्टेट का चेक पोस्ट में यस हो गया तो बाकी चेक पोस्ट जितने भी आएंगे उसमें चेक करने का लायबिलिटी नहीं रहता है। और टर्न अराउंड टाइम भी इंक्रीज़ होगा जिससे कि उनका रेवेन्यू वगैरह भी अच्छा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर के हिसाब से ये अच्छा है। फिर ये कैसे जनरेट होगा, ई वे बिल का जो फॉर्म है दैट इज़ द GST EWB 01, ये आपको MCQ के हिसाब से याद में रखना है। ठीक है, GST EWB 01, और ये किस वेबसाइट में अपने जनरेट कर सकते हैं, www.ewaybillgst.gov.in इसमें अपने जाके ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल यहीं से जनरेट भी होगा, कैंसिल भी हो सकता है, अपडेट भी होगा, असाइन भी हो सकता है, किसी एक ट्रांसपोर्टर से दूसरे ट्रांसपोर्टर में बदल रहा है तो वो असाइनमेंट वाला काम भी उसी से हो सकता है। ई वे बिल अब जनरेट कौन करेगा, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही जनरेट करेगा, जो सप्लायर है बेसिकली, जो मूवमेंट को कॉज करवा रहा है वही यहाँ पे ई वे बिल को जनरेट करता है। अगर मान लो बोलेगा कि जो सप्लायर है दैट इज़ अनरजिस्टर्ड लेकिन रिसीवर इज़ द रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में रिसीवर जनरेट कराएगा। अगर दोनों ही पार्टी नहीं कर रही है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर मूवमेंट से पहले उसको करवाना ही पड़ेगा, तब ट्रांसपोर्टर फिल कर देगा, लेकिन कोई ना कोई फिल करेगा, मूवमेंट तभी चालू होगा। और ई वे बिल में अपना एक यूनिक नंबर निकलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टर ID, हाँ सॉरी, रजिस्टर पर्सन वाले तो अपना GSTN के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर है और वो कर रहा है तो उस केस में उसको ई वे बिल अपने जो ई वे बिल का पोर्टल है उसमें GST लेने का दरकार नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और आप अनरजिस्टर्ड थे और अब आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स करवाना है, कोई भी पार्टी आपका ई वे बिल नहीं फॉर्म की फाइल, तो आप कैसे कर सकते हो, आपको बोला जाता है कि आपको एक मिलेगा ट्रांजिन, ये 15 डिजिट का ट्रांजिन होता है। ठीक है, जस्ट लाइक एक GST ने आपको समझ लेना है, और उसके हेल्प से आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो ई वे बिल को। यानी कि आपको GST रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि कंप्लायंस चल रहा है वैसे ही चलेगा, बस आपको क्योंकि आप ट्रांसपोर्टर हो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि मूवमेंट आपको तभी करवाना है जब आपके पास ई वे बिल है।
तो ये अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिट को जनरेट करवाने का। अब यहाँ पे अपना ई वे बिल है, वो अपना जो जनरेट करवा रहा है वो कौन करेगा, वो अपने अभी देखे कि अदर पर्सन करेगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में जीएसटी की मदद से कर लेगा, और अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उस केस में ट्रांजिट लेके वो अपना फाइलिंग कर लेगा। अब अपने बात करते हैं कि ई वे बिल का रिक्वायरमेंट जो है टू जनरेट इट वो कब कब होता है। जब अपने पढ़े कि कंसाइनमेंट अपना वैल्यू कितने का है, 50,000 को क्रॉस कर रहा है। कंसाइनमेंट वैल्यू अपना कितना है, 50,000 को क्रॉस कर रहा है इन रिलेशन टू सप्लाई, या सप्लाई नहीं अदर देन सप्लाई वाला पर्पस है। जैसे कि अगर मान लो कि मेरा वेयरहाउस है, वेयरहाउस से मैंने फैक्ट्री में सामान भेज रही हूँ तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। या तो फिर इनवर्ट सप्लाईज हो रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, मैं रिसीवर हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो उस केस में मैं देखूंगी कि मेरा जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है वो बिल के हिसाब से, और वो अगर 50,000 को एक्सीड करे तो उस केस में अपने को बिल ये ई वे बिल बनाना पड़ेगा। हु कॉजेज द मूवमेंट वही अपना ई वे बिल बनाएगा, ठीक है। और यही चीज़ बोल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी एक्सक्लूड होगी वो अपने देख ही ली अभी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि उसका वैल्यू है 48,000 का, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो अपने को जीएसटी वहाँ पे ऐड करना है, 8640 ऐड होगा, 18% के हिसाब से अगर ऐड होगा तो इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 56,640, यानी कि 50,000 को क्रॉस करिए यहाँ पे ये पूरा सामान का ई वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे मैंडेटरी ही अपने को करना है ई वे बिल, इवन इफ वैल्यू 50,000 से कम आ रही है तब भी अपने को करना है। तो ऐसा क्या सिचुएशन है। तो उस केस में बोल रहा है कि जहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाईज है दोनों ही केसेस में, लेकिन एक जगह प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है अपने जॉब वर्कर को गुड्स, या दूसरे जगह हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है, और वो भी वो एग्जेम्प्टेड वाला पर्सन जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हुआ करता था। तो एग्जेम्प्ट कैसे रहेगा हैंडीक्राफ्ट वाला, तो जिसका टर्नओवर हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बेचने का और उनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का नहीं है, तो उस केस में वो लोग एग्जेम्प्ट रहते हैं। वो अपने अच्छे से रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उन लोगों को जो उसका एग्जेम्पशन दिया हुआ है वो वाला लोग इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो वो लोग को यहाँ पे ई वे बिल बनाना है, और प्रिंसिपल जब भी जॉब वर्कर को भेजेगा तो उसको भी ई वे बिल बनवाना है। क्या इसके बाद ये अपना आता है बिल टू शिप टू में। बिल टू शिप टू में ई वे बिल कौन बनाएगा, तो यहाँ पे 2 इनवॉइस निकलेंगे। बिल टू शिप टू मॉडल अपने पढ़े थे पहले भी, कि इसमें क्या हो रहा है कि ए ने कॉल किया बी को बोल रहा है कि तू मेरे को मत माल भेज, मैं अल्टीमेटली माल सी को भेजूंगा। मैं वो मान लेते हैं ए है झारखंड का, ये मान लेते हैं वेस्ट बंगाल है, ये मान लेते हैं कि ये पंजाब है। तो ये इसको कॉल किया, बोलता है तुम मेरे को मत भेज, तुम मेरे को आएगा फिर हम यहाँ से इसी को भेजेंगे। तो अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि तुम वेस्ट बंगाल से डायरेक्ट ये सामान भेज दे उस पंजाब में सी के पास, मैं एक पार्टी का नाम दे रहा हूँ, वहीं पे जाके तुम उसको डिलीवर कर दो। तो यहाँ पे बी ए को इन्वॉइस देगा और ए सी को इन्वॉइस देगा। तो उस केस में कैसे बनेगा, तो यहाँ पे बोलता है कि जब भी ऐसा सिचुएशन है तो उस केस में एक ही ई वे बिल बनेगा, क्योंकि मूवमेंट तो भाई बी टू सी एक ही जगह तो मूवमेंट हुआ, तो ई वे बिल तो एक ही बनेगा बिल टू शिप टू में। ये आपको ध्यान से रखना है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। इनवॉइसेस 2 बनेंगे, तो यहाँ पे ई वे बिल बनाएगा कौन, ए बना भी सकता है बी भी बना सकता है, कोई भी एक, ठीक है। अगर मान लो कि ए और बी दोनों ही बोलते हम नहीं बनाएंगे, तो फिर सी जो रिसीवर है उसको बनाना पड़ेगा। अगर तीनों ही अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर बनाएगा, समझ रहे हो। पर ई वे बिल बनेगा तभी जाके मूवमेंट यहाँ पे चलेगा, और यहाँ पे ओनली 1 ई वे बिल बनेगा बिल टू शिप टू वाले में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पार्टी है ना
उसमें अपने सप्लायर के रिलेटेड है, रिसीवर के रिलेटेड उसका जीएसटी जाएगा दोनों का। फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सा है उसका पिन कोड जाएगा। उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जाएंगे जैसे कि अपना टैक्स इनवॉइसेस, अपना बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान, बिल ऑफ एंट्री, है ना, नंबर्स मतलब क्वांटिटीज़ कितने हैं उन सब स्टॉक्स के। फिर डेट जाएगा, उसका वैल्यू जाएगा, HSN कोड भी जाएगा, और रीज़न जाएगा इस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का। क्या हम सप्लाई कर रहे हैं, क्या हम अदर देन सप्लाई वाला कोई पर्पज़ है, क्या है। और कौन बनाएगा ये, फर्निश्ड कौन करने का, रजिस्टर पर्सन हु इज़ कॉजिंग द मूवमेंट, जो मूवमेंट को कॉज करवा रही है, जो गुड्स का मूवमेंट करवा रही है वही बन जाएगा यहाँ पे कि उसको वो बंदे को फर्निश करना पड़ेगा। तो पार्ट ए तो फटाफट फर्निश्ड हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। पार्ट बी में जाके कभी कभी रुकावट आती है। तो पार्ट बी में एक्चुअली डालते क्या है, ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स, जैसे कि गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे से अगर दे रहे हैं तो रेलवे का रिसीट नंबर आएगा, एयरवे से भेज रहे हैं तो एयरवे का बिल नंबर भी आएगा, और वहाँ पे या तो फिर अपना आएगा बिल ऑफ लैंडिंग नंबर। फिर व्हीकल नंबर होता है, तो वो कौन फर्निश करेगा, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस सामान को, तो वो। तो देखो इसमें एक सिनेरियो ये है, आपको समझना है इसको, कि ये सिनेरियो में क्या हो रहा है, इसको आपको ध्यान से समझना है। कि ये एक झारखंड का इंसान है, ठीक है, ये उसका शॉप है और ये झारखंड में लोकेटेड है, मिस्टर राम। इसको सामान भेजना था मिस्टर रवि जो वेस्ट बंगाल पे है, ठीक है। तो और उसका गोडाउन यहाँ पे पड़ा हुआ है, झारखंड में ही है। तो उसने जो ये झारखंड का ट्रांसपोर्टर है उससे बात किया। अब इस ट्रांसपोर्टर के पास कॉल गया, ट्रांसपोर्टर को बोला कि तुम यहाँ से सामान लोड कर और यहाँ से उसको भेजना है मिस्टर रवि को, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये ट्रांसपोर्टर जो है इसके पास A नंबर की गाड़ी भी है, ट्रक, और B नंबर की एक ट्रक है मान लेते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर बोल रहा है मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि A नंबर वाली गाड़ी भी खाली हो सकती है तेरी माल भेजने के लिए, या B नंबर वाली गाड़ी भी खाली हो सकती है तेरा माल भेजने के लिए, अभी कोई फिक्स नहीं है। तो अपने पार्ट तो फिल कर लिए हैं, लेकिन पार्ट भी अभी फिल नहीं कर पा रहे हैं। और अभी इसको बोला जा रहा है कि मान लो कि सडनली A नंबर वाली गाड़ी थोड़े टाइम के लिए अभी खाली है। तो A को बोला गया, A नंबर वाली गाड़ी को ट्रांसपोर्टर ने बोला कि जा भाई तुम वहाँ जा मिस्टर राम के पास, वहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो तुमको बोल देगा, और वो सामान यहाँ तक बस लेके आ। और इसका जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच का, वो अप टू 50 किलोमीटर तक का है, ज़्यादा दूर का नहीं है। तो उस केस में बोलता है कि जब यहाँ से मूवमेंट चालू हो रहा है और यहाँ पे अभी ख़त्म हो रहा है, यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल के लिए स्टार्ट नहीं हुआ, आप अप टू द जो एड्रेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर है वहीं तक आप आ रहे हो, और अभी पार्ट भी आपने फर्निश नहीं किया है, तो क्या ऐसा चल सकता है? तो बोल रहा है यस चल सकता है, अगर इसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर का है और ये बंदा ट्रांसपोर्टर है, इसको क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा एक्चुअल में जो व्हीकल नंबर अपने को दिखाना पड़ता है, क्योंकि तो वो कौन सा व्हीकल है जो भी खाली है जिसमें एक्चुअल में वो सामान लोड होके वहाँ पे जाएगा, वो भी अपने को पता नहीं है। तो यहाँ से यहाँ माल लाने में अगर अपने पार्ट ए से फिल करेंगे तो भी चलेगा, तो बोला यस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से फिर जाके इधर मूवमेंट करवाना है ना, तब तो भाई कोई एक फिक्स गाड़ी फिक्स्ड हो ही जाएगा ना, तब तो आप पार्ट भी पहले फिल कीजिए, तभी जाके आपका मूवमेंट स्टार्ट होगा। डन। तो अब यहाँ पे जब सामान आ गया तो यहाँ पे अपना पार्ट भी फिल किए और अपने गुड्स भेजे। अब इस बीच में भी क्या हुआ, बीच में चलते 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 वेस्ट बंगाल के रास्ते आते आते बीच में ही ये ट्रक खराब हो गई। अब ये जब खराब हो गई तो ये ट्रांसपोर्टर जो है इसका और भी होगा कोई फ्रेंड, तो उसको वो कॉल लगाता है, बोलता है भाई ये माल अर्जेंट में पहुंचाना है, इसको पहुंचा दे, इसको गाड़ी को तो मैं देख लेता हूँ। और वो लोग में कोई नेगोशिएशंस हुआ,
अब यहाँ से ये गाड़ी का जो सामान है वो निकल के आ गया दूसरी गाड़ी में। अपने तो पार्ट बी में भेजे हुए थे कि भाई यही गाड़ी है, उसका डिटेल्स वगैरह डाले हुए थे। अब क्या होगा, तो अपने पास ऑप्शंस होता है कि अपने पार्ट बी में जो डिटेल है, ट्रांसपोर्टर का जो व्हीकल नंबर है, उसको अपने अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने बार भी अपडेट हो सकता है। अगर ये चलते चलते फिर से ख़राब हो जाती है, फिर से किसी में अनलोडिंग करके फिर लोड करवाते हैं दूसरे में, फिर से हम उसको अपडेट कर देंगे। सो पार्ट बी कैन बी अपडेटेड मेनी टाइम्स, बट आप अगर बोलोगे कि मैं उस हिसाब से तो ए को भी अपडेट कर सकता हूँ, बोला नहीं। ठीक है, जो अपना पार्ट है वो कभी अपडेट नहीं होता, वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर ई वे बिल आपको कैंसिल करना है, वो भी कितने टाइम के अंदर, 24 आवर्स के अंदर आपको कैंसिल करना है। तो ये यहाँ पे एक बार अपडेट हो गया, फिर आप पहुँचा दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये जो डायग्राम है वो ऐसा थोड़ा सा अजीब बना है, लेकिन यस, मेरे को लगता है कि जैसे मेरे को समझाना था वो समझ आ गया होगा आपको। तो ई वे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली आफ्टर एंटरिंग द पार्ट बी। अब एक बार फिल कर लोगे तभी ई वे बिल निकल के आता है, और उसमें जो पार्ट बी वाला जो डिटेल्स है वो बार बार अपडेट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो मैंडेटरी अपने पढ़ी लिए कि 50,000 से ऊपर है तब। और ई वे बिल इज़ नॉट जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर को फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द रोड। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का जिम्मेदारी है कि भाई मूवमेंट तब तक ना करवाए जब तक कि ई वे बिल ना जनरेट हो, तो ट्रांसपोर्टर फिर करवाएगा। रेल के टाइम में गुड्स रिसीव नंबर्स होता है, रेलवे रिसीव नंबर्स होता है, तो वो सब का यूज़ करके वहाँ पे फाइलिंग्स होती है। फिर अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे भी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू कैरी द ई वे बिल अलॉन्ग विद द गुड्स। आपको वहाँ पे ई वे बिल लेके घूमने का ज़रूरत नहीं है, बट रेलवे को इन्वॉइस तो पक्का रखना पड़ता है अपने पास। ठीक है, डिलीवरी चलान रखनी पड़ती है, बिल ऑफ सप्लाई रखना पड़ता है। और रेलवे ऐसा हो सकता है कि जब मान लो कि रेलवे अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे तुरंत ई वे बिल नहीं बना, लेकिन जब आपको गुड्स को रेलवे वाले से रिसीव करना है, जो रिसीवर है वो वहाँ पे जाएगा रेलवे वाले से उठाने के लिए गुड्स, तो वहाँ पे आपको बोल रहा है कि अनलेस आपने ई वे बिल उसको नहीं दिखाया, अनलेस ई वे बिल अभी तक जनरेट ना हुआ हो, तब तक आपको वो सामान का डिलीवरी नहीं देगा वो रेलवे वाला। आपका सामान जब्त करके एक जगह रख दिया जाएगा स्टेशन में। तो आपका बोल रहे हैं कि तुरंत अभी रिक्वायरमेंट नहीं है ई वे बिल का रेलवे के टाइम पे। ठीक है, कब रिक्वायरमेंट है, जब आपको गुड्स को वहाँ से उठवाना है ना रिसीवर को, तो उस टाइम पे ई वे बिल रिक्वायर्ड है कि भाई वहाँ पे दिखना चाहिए फिर ऑनलाइन कि ई वे बिल जनरेट हो चुका है, इतना क्वांटिटी, इतना ये इतना ही सामान है, वहाँ पे चेक वेक होके फिर आपको गुड्स डिलीवर हो जाएगा। और जाने के लिए एट प्रेजेंट में क्या चाहिए, तुरंत के लिए आपको इन्वॉइस लेके वो लोग जा सकता है, डिलीवरी चलान ले लेगा, बिल ऑफ सप्लाई आपसे ले लेगा, और माल को लोड करो और भेज दो। बीच रास्ते में कभी भी ई वे बिल आपको जनरेट हो गया, सामने वाला पर्सन को लेना है, उससे पहले ई वे बिल दिखाएगा और वहाँ से जनरेट ले लेगा। अब रजिस्टर्ड पर्सन या द ट्रांसपोर्टर मेड ऑप्शन है टू जनरेट एंड कैरी द ई वे बिल को इवन इफ द वैल्यू अगर लेस देन 50,000 है, तो क्या आपको ई वे बिल बनाना नहीं है, ऐसा है क्या? बोला नहीं, आपके पास वहाँ पे ऑप्शन है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसा बोले कोई क्वेश्चन में कि भाई वो तो बना ही नहीं सकते, तो वहाँ पे बोल के आना ये ऑप्शन है, अगर लेस देन 50,000 है तो आप बना सकते हो। वेयर द मूवमेंट इज कॉजिंग बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन आइदर इन इट्स ओन कन्वेंस या हायर वन और थ्रू ट्रांसपोर्टर के द्वारा, तब भी आपको ई वे बिल जनरेट करना है, तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन है। फिर द गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रिसिपिएंट, अगर रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट यहाँ पे कर देगा। फिर व्हेन इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द कन्वेंस, का डिटेल डालने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे 50 किलोमीटर के अंदर वाला बात है, वही आपने जो बात की अभी नोट से, ठीक है, वो वाला।
फिर एक यूनिक ई वे बिल नंबर जनरेट होगा। जैसे ही अपने ई वे बिल जनरेट कराएंगे तो ई वे बिल का एक यूनिक नंबर होता है, सीरियल नंबर, जिससे कि अपने को पता चलेगा कि यस, हर एक चीज़ का एक यूनिक नंबर है। तो ई वे बिल का यूनिक नंबर को बोलेंगे यूनिक ई वे बिल नंबर। ठीक है। और पार्ट भी अपने डाल सकते हैं, बार बार वही चीज़ बोल रहा है, अपडेट कर सकते हैं अपने। मल्टीपल व्हीकल्स है तो अपडेट होता रहेगा। जो अपना एग्जाम्पल था वो अपना सबसे बेस्ट था उसको समझने के लिए, इसलिए मैंने वहाँ पे टाइम दिया था आपको। ठीक है। और यस, समटाइम्स क्या हो रहा है कि ये जो ट्रक है ना आपको दिख रहा है, इसमें ए जो कंसाइनर है उसका भी सामान है, जो आपका बी कंसाइनर है उसका भी सामान है, जो आपका सी कंसाइनर है उसका भी सामान है, डी कंसाइनर उसका भी सामान है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ई वे बिल्स बनेगा, मल्टीपल गुड्स है, मल्टीपल कंसाइनर्स है। तो एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। तो बोलता क्या है कि आपको बनाना तो हर एक का सेपरेट ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका सबका मिला के कंसोलिडेट ई वे बिल बन गया, नहीं। जितनी इनवॉइसेस उतना ई वे बिल बनेगा, सेपरेटली बनेगा। लेकिन दिखाने के लिए उस इंसान के पास ये तो 4 ई वे बिल हो जाएगा ना, तो ये ट्रांसपोर्टर पागल हो जाएगा, कितना कितना पुर्जा संभालेगा। तो वहां पे बोलता है कि उसको GST EWB02 फाइल करना है, जिसमें कि यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आपका जितना भी ई वे बिल है इस व्हीकल के अगेंस्ट में वो निकल के आ जाएगा। तो वो सीरियल नंबर निकल के जो आया ई वे बिल्स का, वो आपको वहां पे कंसोलिडेटेड वाला रखना है अपने पास। एटलीस्ट उतना तो रखना ही है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने का दरकार नहीं है कि इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, फिर इससे रिलेटेड इनवॉइसेस भी रखो, फिर इसका बाकी जितना डॉक्यूमेंट्स है वो सब रखो। नहीं, आपने फाइल कर दिया GST EWB02 कंसोलिडेशन पर्पस के हिसाब से कि जितना जितना आपने ई वे बिल्स को रखा था, तो वो आपको पोर्टल यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आपको ई वे बिल दे देगा कि आपका ई वे बिल्स आपके इस ट्रक के हिसाब से लोड किए हुए हैं। तो वो आपको वहाँ पे हर एक ई वे बिल का नंबर दिखने लगेगा, तो वो आपको अपने साथ रखना है ट्रांसपोर्टर को। ठीक है। और ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं है आपको ये। अगर आपके पास क्षमता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल सकते हो, आप लेके जाओ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद कैंसलेशन आप करवा सकते हो 24 आवर्स के अंदर अंदर ही, जब से आपने जनरेट किया है। एंड यूनिक ई वे बिल इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज तक रहती है फॉर अपडेशन ऑफ पार्ट बी के हिसाब से। तो वैलिडिटी अपने यहाँ से ढंग से पढ़ते हैं, वैलिडिटी चालू कैसे होगी। तो अपने एक बार नोट में आते हैं कि वैलिडिटी का अगर अपने बात करें तो जो नॉर्मल कार्गो है, नॉर्मल कार्गो होती है, ठीक है, जहाँ मल्टी मॉडल शिपमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में 200 किलोमीटर के अंदर का अगर कहानी है, बराबर का कहानी है, तो उसका 1 डे का वैलिडिटी रहता है उस ई वे बिल का। और पार्ट ऑफ दैट 200, जैसे कि अगर 201 हो गया तो फिर 2 डेज मानेंगे, 400 हो गया तो भी 2 डेज मानेंगे। लेकिन अगर 401 हो गया, मतलब समझ रहे हो, पार्ट ऑफ 200 को एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में फिर 3 डे हो जाएगा। लेकिन वहीं पे वो बड़ा बड़ा जो ओवर डायमेंशनल कार्गो होता है, मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो अभी जाएगा रोड से, फिर गुजरेगा शिप से, फिर गुजरेगा मान लो रेलवे से, फिर गुजरेगा एयरवे से। तो उस केस में अपने को बोला रहा है कि वहां पे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो उस केस में अप टू 20 किलोमीटर तक का बोला गया है कि 1 डे आपको मानना है। फिर फर्दर जो 20 किलोमीटर का पार्ट देर ऑफ है, उसके हिसाब से आपको 1 डे एडिशन लेना है। जैसे कि अगर 21 किलोमीटर कवर कर रहा है वो डिस्टेंस, सप्लायर से रिसीवर वाला, 21 के डेज में कितना हो जाएगा, 2 डेज। अगर यहाँ पे 40 हो जाएगा तो फिर 2 डेज, लेकिन अगर 41 हो जाएगा तो उस दिन 3 डेज। अब आपको ओवर डायमेंशनल कार्गो और नॉर्मल कार्गो में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल कार्गो मतलब एक नॉर्मल ट्रक जैसे आप सामान जाते हो, जैसे आप इमेजिन कर पा रहे हो नॉर्मली, वैसा ही।
लेकिन अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो का आपने बात करें तो ओवर डायमेंशनल कार्गो कुछ इस तरीके से है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एकदम हैवी सा सामान जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, क्योंकि इसमें मुड़ने में बहुत तकलीफ होती है। फिर आपको अगर मान लो कि कभी बैक करना पड़ गया तो भी बहुत दिक्कत का बात है। तो एकदम इस टाइप का हैवी चीज जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो उस केस में आपको क्या बोल रहा है कि वहां पे 20 किलोमीटर वाला आपको लिमिट लेना है। ठीक है, वैलिडिटी वैसे करके अपने निकालेंगे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, तो इसको इस टाइप से समझो कि मान लो कि 7 तारीख को 7 जनवरी 25 को जाके आपने 11:58 पे PM पे जाके आपने बनाया एकदम रात को ई वे बिल। तो इसमें बोल और अपना वैलिडिटी अपने निकाल के रख दी ऊपर डिस्टेंस के हिसाब से 2 डेज का। तो ये वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा। बोलता है कि जब भी आपने पार्ट भी फिल कर लिया वहां से तो ई वे बिल का जनरेशन काउंटिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। तो काउंटिंग अपने को 7/1 को भी लेना है कि डायरेक्ट 8 से लेना है कि क्या करना है, कि अगर मान लो 7 को भी उसमें इंक्लूड कर लिए तब तो एक ही बचेगा, 8वां दिन बच जाएगा, 8 ही तारीख। बोला नहीं, जिस दिन आप ई वे बिल को जनरेट करते हो वो कोई भी डेट होगा, कोई भी टाइम होगा, चाहे आप रात को जरो, चाहे आप एकदम सुबह भोर को उठ के एकदम 12 बजे में ही आप बुकिंग कर लिए, आपको वो दिन लेना ही नहीं है जिस दिन आपने ई वे बिल का बुकिंग किया है। बुकिंग वाले डेज को आपको काउंटिंग पार्ट में नहीं लेना है। आप चाहे 11:58 PM में करो या सुबह भोर में 12 बजे करो, आपको वो बुकिंग वाला डेट नहीं लेना है। आपको कौन सा डेट लेना है, उसके बाद वाला डेट आपका चालू होगा, रिलेवेंट डेट। तो आपका वैलिडिटी अगर 2 डेज का था तो 7 वाला दिन को काउंट नहीं करके 8 काउंट होगा, 9 काउंट होगा, तो 9 आपका बन जाएगा उसका वहाँ का ड्यू डेट। तो 9 का भी कौन सा, 9 का भी आपको ध्यान में रखना है कि 9 का अपना हो जाएगा यहाँ पे इसका एग्जैक्ट 12 बजे, जो 12 में नहीं बोलेंगे इसको, 11:59 में जो इसका खत्म होता है ना दिन, तो वो अपना यहाँ पे रिलेवेंट बन जाएगा। ठीक है, फिर वहां यहाँ पे भी क्या है कि 7/1 तारीख है और इसी दिन एकदम भोर भोर में बना दिए, तो भी 7 तारीख को आपको नहीं लेना है, 8 तारीख और फिर 9 तारीख, और 9 तारीख का कौन सा 11:59 PM तक का ये वैलिड रहेगा। समझ रहे हो मेरा बात, तो वैसे करके होगा ये चीज है। इसके बाद अपना क्या है कि एक्सटेंशन अगर आपको करवाना है कि विद इन टाइम पीरियड अपने पहुंच नहीं पाए सामान, ठीक है, तो वैलिडिटी क्या एक्सटेंड हो सकती है, तो यस बाय कमिश्नर एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर गुड्स के लिए एक अलग से एक्सटेंशन टाइम आ सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टर एक्सटेंशन चाहता है किसी एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी आ गया, बीच में कोई रास्ते में किसी स्टेट में कर्फ्यू लगा हुआ था उसके कारण से रुकना पड़ गया, तो वो सब का एक्सटेंशन हो सकता है। वो आपको करवाना है, अपना एक्सपायरी ऑफ टाइम है ना, वहाँ से 8 घंटे के अंदर अंदर ही आपको फिर से एक्सटेंशन के लिए आपको बात करना है, फाइलिंग करवाना है कि मेरे को भाई एक्सटेंशन चाहिए। 8 घंटे के अंदर फाइलिंग आपकी हो जानी चाहिए। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल, अगर मान लो कि रिसीवर ने ई वे बिल को जनरेट किया था, पार्टे फिल किया था, तो सप्लायर वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। अगर सप्लायर किया था तो रिसीवर वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस है वो आपको कब तक करना है, एमसीक्यू के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि 72 आवर्स के अंदर करना है, जिस टाइम आपको अवेलेबल हुआ कि आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करने वाला ऑप्शंस जनरेट हुआ। यानी कि ई वे बिल जब बन गया तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला ऑप्शन दिखने लगेगा, तो वहाँ से 72 आवर्स तक का वैलिड है। या तो फिर जिस दिन टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच एवर इज अर्लियर हो जाए वही आपका हो जाएगा, उसी के हिसाब से आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देखा जाएगा। अगर आपने इन दोनों के पहले पहले में कर लिया, रिजेक्ट कर लिया पहले पहले में, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको हमेशा डीम्ड कर लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस चीज को, वो डिटेल्स को आपने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान में रखना, वो क्या है
कि ई वे बिल इज़ नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स जहाँ पे व्हीकल नंबर ही नहीं है, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो उस केस में ओनली ऑप्शन इज कैंसिलेशन। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ आप कैंसिल करा सकते हो, उसमें आपको सिर्फ 24 घंटे का टाइम मिलता है। और ई वे बिल में भी अपडेटेड व्हीकल नंबर कितने भी टाइम्स, मेनी अ टाइम्स अपडेट हो सकते हैं, जो आपका पार्ट बी कवर करता है। फिर जो लेटेस्ट व्हीकल होगा, वो जो लेटेस्ट व्हीकल नंबर निकलेगा, जो लास्ट वाला निकलेगा पार्ट बी का, वो मैच होना चाहिए जहाँ पे वो गुड्स का मूवमेंट खत्म हो रहा है, जो रिसीवर के पास पहुंच रहा है। तो वहाँ पे जब वेरीफाई होगा ना ई वे बिल का, तो वहाँ पे वो जो व्हीकल नंबर दिख रहा है उससे मैच होना चाहिए। फिर मोर देन अगर वन इनवॉइस है तो हर एक इनवॉइस का एक सेपरेट ई वे बिल बनेगा, वही बोल रहा है। और कंसोलिडेटेड पर्पज से वो जो 02 वाला फॉर्म है वो अपने फाइल करेंगे, जो कि मैंडेटरी है नहीं। फिर सिचुएशंस जहाँ पे ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड है टू बी जनरेटेड, जैसे कि अपना अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कुछ गुड्स का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर केरोसिन ऑयल बेचा जा रहा है, पोस्टल बैगेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भेज रही है, कोई प्रीशियस मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर ज्वेलरीज है, लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी को नहीं भेजना है। इमिटेशन मतलब आर्टिफिशियल वाली ज्वेलरीज जिसमें मोती वोती लगे हैं, तो वो सब अगर भेजेंगे तो उस केस में ई वे बिल रिक्वायर्ड है। वहीं पे अगर करेंसी भेज रहे हैं, फिर यूज्ड अपना हाउस होल्ड इफेक्ट्स है, जैसे कि अपने मान लो कि घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो बड़ा बड़ा फ्रिज फर्नीचर सब कुछ शिफ्ट हो रहा है, तो क्या वहां पे भी आप ई वे बिल बनाओगे? तो बोला नहीं। फिर जहाँ पे कोरल अनवर्क या वर्क कोरल्स है, तो उसमें भी अपने को ई वे बिल बनाने का दरकार नहीं है। तो ये आपको HSN वाइज आपको कुछ ध्यान में रखना है कि जो आपको MCQ के हिसाब से आपको आ सकता है। फिर जो नन मोटराइज कन्वेंस अगर अपने भेज रहे हैं, जैसे कि रिक्शा, साइकिल, खुद उठा के या स्कूटी में, तो वो सब अपने को ई वे बिल से एग्जेम्पशंस हैं। फिर अपना जहाँ पे गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कस्टम पोर्ट से दूसरा कस्टम पोर्ट जा रहा है और वो सिर्फ क्लियरेंस पर्पस के लिए जा रहा है, तो उस केस में भी अलाउड है। मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरिया जो नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है कि भाई इसको एग्जेम्प्ट मानो, ये नोटिफाइड एरिया में अगर सामान घूमेगा तो कोई बात नहीं है, डायरेक्टली एग्जेम्प्ट। फिर कुछ गुड्स है जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस है, अगर उससे रिलेटेड है तो ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड है। लेकिन बोल रहे कि अगर वो डी ऑयल्ड केक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, तो उसमें ई वे बिल रिक्वायर्ड है। तो उस केस में क्या होता है कि डी ऑयल्ड केक एक्चुअल में होता क्या है, तो जो जो ऐसा समझो कि जिस जिस आइटम से अपने ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन्स हो गया, फिर अपना कोकोनट हो गया, तो उसको जब कंप्रेस किया जाता है तो उससे ऑयल निकलता है ना। तो ऑयल निकालने के बाद जो उसका बचा हुआ सॉलिड पोर्शंस रह जाता है, उसको अपने बोलते हैं डी ऑयल्ड केक्स। तो अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अपने, तो उस केस में ई वे बिल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ई वे बिल का रिक्वायरमेंट, ई वे बिल का रिक्वायरमेंट, तो वो 50,000 वाला फिर अपने देखेंगे, तभी अपने उसको वहाँ पे कवर करेंगे, अदरवाइज फिर ठीक है 50,000 एक्सीड नहीं कर रहा, ओके, नॉट रिक्वायर्ड। फिर अगर मान लो कि ये किसको कवर कर रहा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन अपने भेज रहे हैं, है ना। अपना जो 5 वो गुड्स था जो रिकमेंडेशन आने के बाद से GST में आएगा, तो वो सारी भी अगर गुड्स है तो उस केस में भी अलाउड है। फिर अपने को अगर शेड्यूल 3 के हिसाब से नन सप्लाई उसको ट्रीट करते हैं तो वो भी अलाउड है, ई वे बिल अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंडर कस्टम बॉन्ड के अंदर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन घूम रहा है कस्टम के अंदर ही, जैसे मान लो कि कोई सुपरवाइजर है, अब तुमको बोल रहा है ए भाई सामान इधर से उठा उधर रख, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो वो अलाउड है, उसमें कोई मूवमेंट में आपको ई वे बिल का दरकार नहीं है। फिर जहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम या टू, नेपाल से आ रहा है या नेपाल को जा रहा है, या तो भूटान से आ रहा है या तो भूटान को जा रहा है, तो अगर हम इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन्स है तो उस केस में अपने एग्जेम्प्ट है, उसमें ई वे बिल नहीं बनाना है। फिर अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो एग्जेम्प्टेड वाली कैटेगरीज में है, जैसे कि हैवी वाटर न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने वहाँ पे एग्जेम किया हुआ है,
तो उसको भी अपने ई वे बिल जो फॉर्म बनाने का दरकार है उसमें नहीं है। जैसे कि डिफेंस फॉर्मेशन है, उसने बोला कि डिफेंस का कोई भी सामान इधर उधर होगा तो फिर ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं बनाने का, तो वो हटाओ। फिर अगर वो 20 किलोमीटर के अप टू वाला है तो उसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है ई वे बिल बनाने का। फिर एम्प्टी कार्गो घूम रही है, उसमें भी दरकार नहीं है। एम्प्टी कार्गो है तो फिर उसमें दरकार नहीं है, उसमें तो सामान है ही नहीं। ठीक है, या तो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दिया है कि भाई ये सारा जो है कंसाइनर्स को अपने नोटिफाई करते हुए बोलते हैं कि इसको दरकार नहीं है, तो बोल रहे हैं कि जहां पे भी दरकार नहीं है ना वहां आप डिलीवरी चलान लेके घूमो। फिर एम्प्टी सिलेंडर्स चल रहे हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, तो उसमें भी दरकार नहीं होता। फिर डॉक्यूमेंट एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस वाला पर्सन को क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या डिवाइसेस कैरी करना है, उसको इनवॉइस कैरी करना है, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान, एंड इसके साथ ई वे बिल भी रखना है, फिजिकल फॉर्मेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखना है, ये जरूरी है। फिर कभी कभी इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर कैसे जनरेट होता है, जैसे कि अपना जो पार्टी है वो कैसा है कि उसका ई इनवॉइसिंग है, तो उसमें पार्ट ए भरने का अपने को खुद से मैनुअली भरने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या होगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो होता है उसमें ई इनवॉइसिंग होता है। ठीक है, तो ई इनवॉइसिंग ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो उस केस में डायरेक्टली इनवॉइसिंग का रेफरेंस नंबर के द्वारा पार्टी फिल हो जाएगा, और पार्ट बी के लिए ट्रांसपोर्टर का जो काम है वो अपना फिल करके फिर जो है ई वे बिल वो पूरा कंप्लीट होगा। तो अगर आपके पास ई वे बिल नहीं है या ई वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशंस आ रहा है, तो वहाँ पे आप टैक्स इनवॉइस रखिए, बिल ऑफ सप्लाई रखिए, बिल ऑफ एंट्री रखिए, या तो फिर आपका डिलीवरी चलान रखिए। ठीक है, जो आपका वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का, कन्वेयंस का, वो कमिश्नर करेगा, ऑफिसर करेगा, और वो अपने बिहाफ में किसी प्रॉपर ऑफिसर को भेजेगा, और वो जाके सबसे पहले तो वेरीफाई करेगा कि आपने जो ई वे बिल बनाया है वो करेक्ट है। फिर वहाँ पे फिर वो गुड्स का क्वांटिटीज़ वगैरह मिलाया जाएगा, एंड देन कंप्लीट वेरिफिकेशंस होगा। अब वेरिफिकेशंस अगर मान लो कि पता चला कि आपने कोई टैक्स इवेजन किया हुआ है, ठीक है, गलत गलत जो क्वांटिटीज़ दिख रही उस क्वांटिटी से कुछ ज़्यादा ही भेज रहे अपने, तो अगर वहाँ पे इवेजन दिखेगा तो आपको प्रॉपर हियरिंग के बाद आपका वहाँ पे बैंड बजने वाला है। बस वही सब चीज़ें हैं। और जो प्रॉपर ऑफिसर ये काम करेगा वहाँ पे इंस्पेक्शन का, तो उसको एक ड्राफ्ट बना के रखना पड़ेगा, पार्ट ए में जाके वो फिल करेगा विद इन 24 आवर्स के अंदर। लेकिन जो फाइनल वाला रिपोर्ट है वो पार्ट बी में फिल होगा, और वो 3 दिन के अंदर फाइल हो जाना चाहिए इंस्पेक्शन से। लेकिन ये 3 डेज और एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि 3+3 है, लेकिन जब अपने को समरी रिपोर्ट बनाना है तो उस केस में ओनली 24 आवर्स का टाइम है जिसमें उनको समरी रिपोर्ट बना के भेजना है। ठीक है, अब आपने अपलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करने का वो रिक्वेस्ट करेगा, जो व्हीकल है आपका डिटेन कर लेगा उस टाइम पे आपको रिक्वेस्ट करेगा। तो अगर 30 मिनट से ज़्यादा का एक्सेस हो गया डिटेन, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर अपलोड कर सकता है सेड इन्फॉर्मेशन को इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट इन द पोर्टल पे। एंड आपका ई वे बिल का जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक भी हो सकता है। कब ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक अपने को देखना है जनरली किसके हिसाब से, सप्लायर के हिसाब से देखना है। अगर रिसीवर ब्लॉक है और सप्लायर भेजना चाह रहा है सामान, गुड्स खरीद रहा है रिसीवर, कोई दिक्कत का बात नहीं है, उस केस में ब्लॉकिंग इज ओके जहां पे रिसीवर ब्लॉक है। अगर सप्लायर ब्लॉक है तो उस केस में ब्लॉकिंग इज नॉट ओके, वहां पे आप गुड्स भेज ही नहीं सकते हो। तो वहां पे क्या बोल रहा है कि कब कब गुड्स ब्लॉक हो जाता है, वो ई वे बिल वाला सिस्टम, जहाँ पे अगर आपका कॉम्पोजिशन स्कीम है तो आपने CMP 08 वाला फॉर्म फाइल होता है क्वार्टरली, तो वो 2 पीरियड से आपने फाइल ही नहीं किया। अगर आपका नॉर्मल स्कीम है तो आपका GSTR 3B फाइल होता है, आपका मंथली फाइल होता है ये, तो आपने 2 कंसिक्यूटिव पीरियड से फाइल नहीं किया है। या तो आपका GSTR 1 फाइल होता है, चाहे क्वार्टरली होगा चाहे मंथली वाला स्कीम आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो वो क्वार्टरली या मंथली वैसा वाला 2 पीरियड तक कंसिक्यूटिवली आपने फाइल नहीं किया है।
या तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड कर लिया गया है तो आपको यहाँ पे ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कमिश्नर को रिक्वेस्ट करोगे, जो आपकी जुडिशियल कमिश्नर है, वो अगर सफिशिएंट कॉज को देखते हुए, प्रॉपर हियरिंग करते हुए, अगर उसको लगता है इन राइटिंग आपका रीज़न को देखते हुए कि यस ये हो सकता है, कोई बात नहीं है, या आपके ऊपर लगे जो आपके ऊपर लगे हुए ई वे बिल ब्लॉकिंग वाला जो सीन है उसको हटाने का प्रयास करेगा, तो ये कमिश्नर वहाँ पे एग्री करेगा तभी होगा। बस यही सब था ई वे बिल का। और इसके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान में रखना है, और इसमें एमसीक्यू वाले पॉइंट्स बहुत बन सकते हैं। वो अपना ई वे बिल का EWB02, EWB01, यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर ई वे बिल जनरेट करके कैंसिल हो सकता है। फिर अपना वो जो किलोमीटर के हिसाब से अपने वैलिडिटी निकालते हैं वो, फिर वो डेट स्टार्ट कहाँ से करना है काउंटिंग वाला वो, तो वैसे करके एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर को अच्छे से समझ के जाना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि गो थ्रू कर लेना है बस कि हम निकल गए। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स आप करके जाओगे ना, आपको एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और एमसीक्यूज में अगर कॉन्फिडेंस आ गया आपको अच्छे से, तो आप 30 ऐसे ही पास कर लिए, वहाँ पे आपको स्कोर करना है। 30 में अगर पूरा 30 भी नहीं लाया, आप 20 भी ले आए, तो भी आपका एक बर्डन कम हो गया ना भाई। आप 20 इधर ले आए, एक मार्क्स का यहाँ पे, और वहाँ पे अपनी गाथा लिखे, और अपने 20 तो ला ही सकते हो 70 में। सब अपने कुछ जो इसके क्वेश्चंस है TYQ वो अपने डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आर डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, वो अपने अभी जस्ट ही पढ़े, टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ सप्लाई वाला चीज़। फिर अपने को कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है, तो वही है अपना जो चैप्टर 15 के हिसाब, सेक्शन 15 के हिसाब से जो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने निकालते हैं वैल्यू, वो उसमें इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वगैरह जो भी वहाँ पे वैल्यू निकलता है वो, तो वैल्यू के बाद उसमें क्या जोड़ना है, GST जोड़ना है, लेकिन एग्जाम सप्लाई को माइनस करना है। तो वही पॉइंट्स आपको लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है, हैज़ कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स 50,000 का एक्सेस हो रहा था, सप्लाई किया उसने एंड थर्स जनरेट द ई वे बिल, हाउएवर आफ्टर जनरेशन फाउंड अ मिस्टेक। अब क्या मिस्टेक एडिड हो सकता है? नहीं, 24 आवर्स के अंदर आपको ई वे बिल कैंसिल करवाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपने अल्कोहलिक लीकर आप सप्लाई कर रहे थे 1,50,000, मतलब 50,000 से ज़्यादा था, लेकिन गुड्स कौन सा था? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो तो GST के परव्यू से ही बाहर है। तो क्या आप यहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर है? नहीं। तो आपको एग्जामिन करना है करेक्टनेस की, वहाँ पे नॉट जनरेटेड द ई वे बिल, उसको देखते हुए तो भला वैलिड है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे कवर करता है। फिर अपने गुड्स भेज रहे हैं, गुजरात से लेके महाराष्ट्र भेजा जा रहा है आयरन को और स्टील प्रोडक्ट्स को, उसका वैल्यू 40,000 है, एक्सक्लूसिव एप्लीकेबल GST रेट इतना है, तो यहाँ पे GST इसमें इंक्लूड नहीं है। और इसके बाद ट्रांसपोर्टर को दिया जा रहा है अलग से 7,000, तो वो जो 40,000 है प्लस जो 7,000 है, इस टोटल का 47,000, इसको अगर हम 108% करेंगे तो 55,460 का वैल्यू आया। इसमें अपने को ई वे बिल का दरकार पड़ेगा 50,000, क्योंकि एक्सेस हो रहा है। बस इसी तरीके से ई वे बिल भी अपना कंप्लीट होता है। अपने को वो जो इम्पोर्टेंट मैंने मार्क करवाया MCQ के हिसाब से वो ध्यान में रखना है, और बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि पॉइंट्स बन रहा है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि अपने को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करना है, वो सब छोटी बहुत चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ एक्सक्लूड करना है, क्या चीज़ इंक्लूड करना है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो अपने आप ही ये ई वे बिल बहुत ज़्यादा आपको बड़ा नहीं लगेगा, तो आप इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो एग्ज़ाम पे।